हमारा अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था HCI इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बेसिकली पढ़ा था ओवरऑल एक लाइफ साइकिल के बारे में कि एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल किस तरह काम कर रहा होता है, उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस होते हैं और वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली वो है मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो भी आपका लाइफ साइकिल है, ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर जितने भी आपके स्टेजेस हैं रिक्वायरमेंट से लेकर टू द एंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन तक और मेंटेनेंस तक, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर के टेक्निकल एक्सपर्ट्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो टेक्निकली उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर के हम टेक्निकल की जितने भी टेक्निकल फंक्शनैलिटीज़ है उसकी या टेक्निकल डिस्कशन है उसके बारे में हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन इन टेक्निकल डिस्कशन के अंदर हम उसके जो मैनेजरियल इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते, वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। जैसे कि एक टाइम का कॉन्स्टेंट हो गया कि यार ये चीज़ कितने टाइम में कंप्लीट होगी, उसके बाद उसकी कॉस्ट हो गई कि इसकी कॉस्ट कितनी हमारी पड़ेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें नहीं होती टेक्निकल डिस्कशन के अंदर। टेक्निकल डिस्कशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि ये प्रोडक्ट हमें राइट प्रोडक्ट जो है ना वो डिज़ाइन करके देना है, ठीक है। तो ये मेन पर्पस है कि टेक्निकल डिस्कशन के अंदर हमारा मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि हम की प्रोडक्ट जो है वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है वो यूज़र को जो है वो डिलीवर कर सकें, ठीक है। अब जितने भी आपके ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ के हम आपस में एक दूसरे फेज़ के साथ जो है ना वो क्या रिलेशन है, क्या उनका आपस में लॉजिकली एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड है। अब मैनेजमेंट के अंदर जिस तरह आपने देखा है, ठीक है, कि जो आपके सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर स्टेजेस होते हैं, जिस तरह सबसे पहले स्टेज रिक्वायरमेंट है, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, उसके बाद फिर आपकी डिटेल डिज़ाइनिंग आती है, उसके बाद फिर आपकी कोडिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन आती है, उसके बाद फिर आपकी जो है मेंटेनेंस आती है, ठीक है। ये तमाम आपके स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हैं, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए फॉलो करने चाहिए जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है। लेकिन बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। जिस तरह अगर आप देखें तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है ना मोस्टली आपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर देखा होगा कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो किए बगैर उसकी डिटेल डिज़ाइनिंग में मूव कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी पॉसिबल केसेस हैं कि जहाँ पर वो उनके डिज़ाइनिंग भी ड्रॉ नहीं करते बल्कि डायरेक्टली जो है वो कोडिंग के अंदर जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल जो है इश्यूज़ हैं, ठीक है, हमें इसको जो है ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों से अवॉइड नहीं करेंगे तो हम एक बेहतर प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैनेजमेंट का जो मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्ट होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो उसका मेन एम्स होना चाहिए एक मैनेजमेंट का, वो क्या होना चाहिए कि बेसिकली जो भी एक वो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के बारे में उनको ये पता होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केटिंग किस तरह हम करेंगे, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट हमें जो है कोई ना कुछ प्रॉफिट दे भी सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद उसकी यूज़र्स कितने होंगे और वो यूज़र्स के लिए कितना इफ़ेक्टिवनेस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक यूज़र के इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर या यूज़र की जो है ना इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट का बनाना जो है ना एक किस्म का मीन्स के यूज़लेस है इंसान के लिए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स होता है वो ये होता है कि हम ये देखें कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से किस तरह होगा, ठीक है। उसकी जो है मार्केटिंग किस तरह होगी, वो प्रॉफिटेबल कैसे होगा हमारे लिए। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल ऐसी स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि हम अपने यूज़र को डिलीवर कर जब हम ये प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो उस टाइम हम वो
टेक्निकल जो है ना एक सेशन हम किस तरह यूज़र की ट्रेनिंग करेंगे इस चीज़ को सिखाने के लिए कि ये प्रोडक्ट आपने बेसिकली ये फंक्शनैलिटीज़ की किस तरह यूज़ करनी है। तो ये तमाम जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं ये एक डिज़ाइनर को या एक मैनेजमेंट वाले जो है उनको ये अपने गोल के अंदर रखने चाहिए। अब मैनेजरियल इश्यूज़ के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी आपके स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ होती है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या कोई भी टास्क जो है ना आप डेवलप करने जा रहे हैं तो यूज़र के लिए हम बेसिकली जो है ना वो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप एक डिलीवरेबल जो है ना वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस तरह अगर आप फिगर के अंदर देखें कि लेट्स सपोज ये एक अगर फर्स्ट आपका टास्क था, ठीक है, जो कि एक डिज़ाइनर ने शुरू किया और इस टास्क के साथ उसने एक पैरेलल में दूसरा टास्क शुरू किया, ठीक है। अब ये टास्क जब यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, तो उसके बाद एक नया टास्क जो है वो इसके साथ शुरू हो जाएगा, 2 नए टास्क, ठीक है। अब फर्स्ट टास्क के एंड के ऊपर वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो तो हम एक यूज़र को क्या चीज़ दिखाएं कि ये चीज़ आपकी ये वाली कंप्लीट हो गई और इसकी ये वाली आउटपुट आपके पास आ गई है, ताकि उसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन हो कि यार ये चीज़ इस तरह परफॉर्म करेगी। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज अगर आप एक एक्टिविटीज़ बनाए जा रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन की, मोबाइल की हो चाहे जिसकी भी हो, तो उसके अंदर अगर आपने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी और साथ साथ में उसकी जो है ना कोडिंग भी आपने शुरू कर दी, ठीक है, तो ये पैरेलल में टास्क जो है मूव कर रहा है। अब उसका जब इंटरफेस डिज़ाइन हो गया तो बैकएंड की कोडिंग भी हाफ उसकी कंप्लीट हो चुकी हो। तो इस तरह जो भी आपके टास्क कंप्लीट होते जाते हैं तो वो आप यूज़र को जो है उसको आप डिलीवरेबल जो है ना वो कर रहे होते हैं साथ साथ, और उसके साथ नए टास्क जो है वो साथ में आप पैरेलल में शुरू कर रहे होते हैं। तो ये मैनेजरल इश्यूज़ में ये तमाम चीज़ें जो है आपको देखनी चाहिए कि बेसिकली एक टास्क के कंप्लीशन के साथ उसकी क्या आउटपुट आएगी और हम वो यूज़र को किस तरह प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग आता है, ठीक है। यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है कि जब भी एक प्रोडक्ट की, ठीक है, बेसिकली क्या है कि आपने यूज़र एक्सपीरियंस को मेजर करना। यूज़र एक्सपीरियंस को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने एक मार्केट यूज़र्स को डिलीवर कर दिया और यूज़र को कहा कि इसको आप जो है ना यूज़ करें, उसके बाद जो भी फ्लॉज है आप हमें फीडबैक दें। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हर एक स्टेज के बाद जब हम एक यूज़र को डिलीवरेबल प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वहाँ से हम तमाम चीज़ें इवैल्यूएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ उनके स्टेजेस रहते होते हैं, कुछ इस तरह के फीचर्स उनके जो है ना वो रहते होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उस टाइम हम यूज़र के एक्सपीरियंस जो है वो गेन नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए हमने कुछ प्रॉपरली यूजिबिलिटी स्पेसिफिकेशन के कुछ रूल्स हमने जो है ना वो अपना वो जो है सेट कर दिए हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम जो है बेसिकली उसको मेजर कर रहे होते हैं। जिस तरह यूजिबिलिटी एट्रीब्यूट, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि बेसिकली आप कौन सी फंक्शनैलिटी को आप जो है ना उसको इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, उसके बाद उस फंक्शनैलिटी के लिए आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया उसको डेवलप करने के लिए, उसके बाद उसके डेवलप करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, ठीक है, और उसके बाद उस फंक्शनैलिटी का बेस्ट लेवल क्या होगा, वर्स्ट लेवल क्या होगा, एवरेज लेवल क्या होगा, ठीक है। तो ये हम एक प्रॉपरली किसी भी स्टेज की वैल्यूएशन के लिए हम ये सेट कर देते हैं, क्योंकि यूज़र की वहाँ पर जो है ना टेस्टिंग, यूज़र को साथ टेस्टिंग कराना, वहाँ पर एक डिज़ाइनर को ये एक्सपीरियंस गेट नहीं हो सकता कि इसके अंदर क्या यूज़र के मुताबिक क्या क्या चीज़ें इस तरह के फ्लॉज है या नहीं, क्योंकि अभी उसके मज़ीद स्टेजेस रहते होते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर वो प्रॉपरली उसकी एक्सपीरियंस को हम गेट नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि यूजिबिलिटी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स लेवल ऑफ डिटेल्स दैट मे नॉट बी पॉसिबल इन द डिज़ाइनिंग सेटिस्फाइंग यूजिबिलिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि शुरू के स्टेजेस के अंदर आप ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्ट प्रॉपरली कंप्लीट हुई ही नहीं है तो आप उसकी प्रॉपरली इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि एक VCR है, ठीक है। अब VCR से बेसिकली हमारी क्या है कि VCR को एक 2 प्रोग्राम्स
एट ए टाइम जो है वो रिकॉर्ड करने चाहिए। अब एट्रीब्यूट इसके अंदर क्या है कि बैकवर्ड रिकवरीबिलिटी हो। बैकवर्ड रिकवरीबिलिटी मीन्स कि आप इस पर बैक मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शनलिटी से अगर आप गलत कोई चीज़ प्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो आप उसको अनडू कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली इसके एट्रीब्यूट या बैकवर्ड रिकवरीबिलिटी है। अब मेजरिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मेजरिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है उसके अंदर सीक्वेंस हो। सीक्वेंस ये हो कि आप पीछे बैक स्टेप पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आपने देखा हो नॉर्मल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिस तरह मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर के अंदर आप फॉरवर्ड मूव करते हैं किसी भी मूवीज़ के सीन को, लेकिन अगर आप बैकवर्ड मूव करना चाहें तो आप बैक की के जो बटन होता है, ठीक है, उससे आप बैक भी जो है मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेजरिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी प्रोग्रामिंग इसके अंदर आप करेंगे, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग की बेसिकली सीक्वेंस के जो है ना उसके तमाम सीक्वेंसिंग रूल जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। उसके बाद मेजरिंग मेथड इसका क्या है कि नंबर ऑफ एक्सप्लिसिट यूज़र एक्शन टू अनडू करंट प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, वो उसको अनडू कर सकते हैं। अनडू मीन्स कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें, तो एक्शन परफॉर्म करने से वो बैकवर्ड मूव कर जाए, ठीक है। अब रिसेंटली जो इसके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो इस तरह की फंक्शनलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब वर्स्ट केस का क्या होगा कि जितनी ज़्यादा आप एक्शन परफॉर्म करेंगे प्रोग्राम के अंदर, उतनी ज़्यादा वो मिस्टेक्स आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये कि कम से कम एक्शन होने चाहिए। कम से कम एक्शन होगा तो एक यूज़र को वो समझ आएगा कि यार ये किस तरह काम कर रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लिक से एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर एक यूज़र के लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक बनता जाता है और उसको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बेस्ट केस या आप ये कह सकते प्लान लेवल उसका जो है वो क्या है कि मैक्सिमम ऑफ 2 एक्सप्लिसिट यूज़र एक्शन, ठीक है, कि जो भी एक्शन एक यूज़र परफॉर्म करे तो वो उसको प्रॉपरली विजिबल हो कि यार यूज़र ने ये वाला एक्शन परफॉर्म किया हुआ है। जिस तरह अगर आप ओल्ड आपने टैब देखे होंगे, ठीक है, जो म्यूज़िक टैब होते थे, स्मॉल सी डिवाइस होती थी, ठीक है, ठीक है, टैप रिकॉर्डर जो होता था उसके अंदर अगर आप कैसेट डालते थे और सॉन्ग को आप सुनते थे तो जब भी आप एक बटन प्रेस करते थे तो प्रेसिंग से आपको प्रॉपरली इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर विजिबल होता था कि यार ये वाला बटन जो है प्रेस हुआ पड़ा हुआ, ठीक है। तो उससे आपको ये होता था कि अगर मैं इसको अनप्रेस कर दूँ तो इट्स मीन कि ये ऑफ हो जाएगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन का एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। अब अगर उसके अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर अगर ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड ना की होती कि प्रेसिंग हमें जो है ना विजिबल हो, ठीक है, तो फिर एक यूज़र को समझने में एक प्रॉब्लम होती कि यार इस टाइम कौन सा बटन जो है वो प्रेस हुआ पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो वो एक यूज़र को प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ पड़ा है और इस एक्शन से हमने बैक कैसे मूव करना है या फॉरवर्ड कैसे मूव करना है या किसी और फंक्शनैलिटी पे हमने जंप किस तरह करना है। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर विजिबल हो। अब विजिबिलिटी के लिए कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो है जो कि ISO ने आपको प्रोवाइड किया है 9241। ISO बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी अगर एक लॉन्च करती है तो उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसके कुछ रूल्स है जिसकी बेसिस के ऊपर वो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। अगर वो प्रॉपर उस रूल्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट आपकी होती है तो उसके बाद उसको एक लॉन्च किया जाता है मार्केट के अंदर। अगर वो प्रॉपरली उन रूल्स के मुताबिक नहीं है तो फिर वो आपके मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हो सकती। तो उसके कुछ ट्रेडिशनल रूल्स और कैटेगरीज है जिसकी बेसिस के ऊपर हम एक प्रोडक्ट को जो है वो इवेलुएट कर रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से रूल है, सबसे पहले जो चीज़ है वो उसकी इफेक्टिवनेस को देख रहे होते हैं। इफेक्टिवनेस के अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जो है बनाया गया है, ठीक है, क्या वो यूज़र के मुताबिक है या यूज़र क्या यही चीज़ चाह रहा था जो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर की गई है,
ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी के अंदर हम ये देखते हैं, ठीक है, कि क्या इसको यूज़र जो है वो ईज़िली यूज़ कर सकता है, उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही, या उसको यूज़ करने में कुछ ज़्यादा एफर्ट लग रही है उसकी, ठीक है। उसके बाद सेटिस्फिकेशन के अंदर क्या है कि यूज़र इसको यूज़ करते हुए इंटरटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, या उसको एज अ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसके माइंड के अंदर, या उसके ऊपर एक बर्डन सी फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ जो है ना वो तमाम इन रूल से जो है वो वेरीफाई हो गया, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। अब ये कुछ मैट्रिसेस के रूल ISO के, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यूजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस मेजर, एफिशिएंसी मेजर, सेटिस्फेक्शन मेजर, ठीक है। सूटेबिलिटी फॉर द टास्क क्या है कि परसेंटेज ऑफ गोल्स अचीव हुआ है नहीं, टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। रेटिंग स्केल फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पावर फीचर यूज, रिलेटिव एफिशिएंसी कंपेयर विद एक्सपर्ट यूजर्स, ठीक है। उसके बाद रेटिंग स्केल्स आपकी हो गई हैं। लर्नेबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि परसेंटेज ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद टाइम टू लर्न, रेटिंग स्केल फॉर ईज ऑफ लर्निंग। उसके बाद एरर टॉलरेंस के अंदर आप उसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स करेक्टेड सक्सेसफुली, टाइम स्पेंट ऑन करेक्टिंग एरर, रेट स्केलिंग फॉर एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है ना एक मैट्रिक्स है ISO का, जिसकी बेसिस के ऊपर हम तमाम चीज़ें उसकी चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है ऑटरेटिव डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। अब ऑटरेटिव डिज़ाइन का सबसे जो है मेन बेनिफिट्स क्या था कि जो कि हमारे प्रीवियस इनहेरिट प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर, उसको इस ऑटरेटिव डिज़ाइन से हम रिमूव कर सकते हैं। अब इनहेरिट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती थी, ठीक है, वो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन लेने के बाद आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देते हैं। डिज़ाइन करने के बाद पता चला कि यार इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ बताई गई थी और ये वाली जो है ना ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे पीछे, जिसको जो है ना रिमूव करने के लिए एक ऑटरेटिव डिज़ाइन जो है वो पेश किया गया। अब प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप्स के अंदर इसके अंदर क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स के साथ उसकी हम एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं। प्रोटोटाइप क्या है कि एक डमी मॉडल जो आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एक डमी चीज़ आपने डिज़ाइन कर दी। उस डमी चीज़ को डिज़ाइन करने के बाद आप उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट यूज़र ने दी हुई है, उस यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप देख रहे होते हैं कि इसके अंदर तमाम फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर वो तमाम फुलफिल हो रही होती हैं तो फिर आगे जो फाइनल जो है ना रिक्वायरमेंट की तरफ उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना कमी है तो फिर हम उसको पहले फुलफिल करते हैं, फिर दोबारा उसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा उसको वैलिडेट करते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑटरेटिव डिज़ाइन है, ठीक है। अब ऑटरेटिव डिज़ाइन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है थ्रो अवे, ठीक है। अब थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, आप एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लेते हैं यूज़र से, लेने के बाद आप उसका एक प्रोटोटाइप जो है वो ड्रॉ कर देंगे। प्रोटोटाइपिंग के ड्रॉ करने के बाद आप उसकी जो है ना इवेलुएशन करते हैं। अगर वो इवेलुएशन परफेक्ट है तो फिर आप फाइनल रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। अगर वो इवेलुएशन परफेक्ट नहीं है तो आप उस रिक्वायरमेंट को अगर फाइनलाइज नहीं करते, आप बैक मूव करते हैं। और जैसी रिक्वायरमेंट आपकी अगर फाइनल हो जाती है तो फाइनल होने के बाद आप पीछे की जितनी भी आपकी जो है ना प्रोटोटाइपिंग थी, आप उसको गिरा देते, डिस्कार्ड कर देते। तो ये बेसिकली आपकी एक थ्रो अवे है। उसके बाद इंक्रीमेंटल के अंदर क्या होता है, ठीक है, 1 बाय 1 जो है ना रिक्वायरमेंट आप ले रहे हो और इसकी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इस तरह एक रिक्वायरमेंट यूज़र ने बताई आपको कि ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपने इसको डिज़ाइन कर दिया। डिज़ाइन करने के बाद उसकी वैलिडेशन करके यूज़र को दिखा दी कि ऐसे ही है। अगर यूज़र उसको ओके करता है, उसके बाद आप उसको फाइनल करके फिर नेक्स्ट फीचर की रिक्वायरमेंट आप यूज़र से लेते हैं कि नेक्स्ट फीचर की रिक्वायरमेंट बताएं। अगर यूज़र उसको भी ओके करता है तो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट फीचर। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो है इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी के अंदर आप क्या करते हैं कि आप ओवरऑल सिस्टम की रिक्वायरमेंट लेने के बाद आप उसकी प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं और प्रोटोटाइप बिल्ड करने के बाद
वो अगर फाइनलाइज प्रोटोटाइप आपकी होती है तो आप उसको साइड पे रख देते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट फेज़ के लिए वो आपके लिए एक जो है ना नेक्स्ट फेज़ की डिज़ाइनिंग के लिए वो आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकती है। तो ये बेसिकली ये क्या है कि आप एक रिक्वायरमेंट से नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की जो है वो उसको इवॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर मैनेजमेंट इश्यूज़ आते हैं कुछ, ठीक है। मैनेजमेंट इश्यूज़ कौन कौन से हैं कि टाइम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। उसके बाद इसकी ओवरऑल प्लानिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद इसकी नॉन फंक्शनल फीचर्स हो गए, जिस तरह की एफिशिएंसी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो आप मैनेजमेंट इश्यूज़ में डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है, यूज़र के साथ कर दिया, कस्टमर्स के साथ जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी है। सबसे पहले है आपकी स्टोरी बोर्ड्स हो गए, ठीक है। स्टोरी बोर्ड्स क्या है, आप पेपर के ऊपर आपने अपने हाथ से तमाम रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन कर और उसको एक बोर्ड के ऊपर आपने जो है ना चिपका दिया कि यार ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट आपने डिज़ाइन की या लिखी प्रॉपरली, उसको बोर्ड के ऊपर आपने जो है ना चिपका दिया। तो ये बेसिकली क्या है, जो आप बाय हैंड मैनुअली जो है ना तमाम चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, ये आपकी स्टोरी बोर्ड रिक्वायरमेंट है। अब लिमिटेड फंक्शनैलिटी इसकी क्यों है, ठीक है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी इस तरह है क्योंकि जब भी आप एक इन्वायरमेंट को लिख रहे होते हैं या डिज़ाइन कर रहे होते हैं मैनुअली बाय हैंड से, तो आप उसके कुछ फीचर्स को जो है वो एनिमेट कर, लेकिन तमाम फीचर्स को आप एनिमेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में स्टडी किया कि अगर आपने एक जो है बेसिकली अनडू करना है किसी भी फंक्शनैलिटी को, तो आप वहाँ पर अनडू आपने स्टेप लेट सपोज अनडू पे क्लिक कर दिया। अब अनडू को आप कैसे शो करेंगे उस स्टोरी बोर्ड्स के ऊपर या पेपर के ऊपर। तो कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी है जिसकी एनिमेशन को आप जो है बेसिकली वहाँ पर शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया कि नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या है, टेक्निक्स प्रोटोटाइपिंग के कुछ इस तरह के टूल्स हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर आप उस चीज़ की प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं। जिस तरह इंपॉर्टेंट टूल एक जो है वो आपका हाइपर कार्ड है, ठीक है, मोस्टली आपका कॉमनली यूज टूल है, ठीक है। अब रिसेंटली एक और टूल जो है जो कि मोस्टली यूज़ होता है एडोब XD, पे भी आप लोगों ने यूज़ किया उसको, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग के लिए एडोब XD यूज़ होता है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर का या एक एप्लीकेशन का आप एक डमी मॉडलिंग उसकी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप उसकी एक डमी मॉडलिंग क्रिएट करते हैं तो आपको एक ओवरऑल फ्लो अपनी एप्लीकेशन का पता लग जाता है, और जहाँ जहाँ पर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी होती है तो आप इजीली उसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं विदाउट कि ये आपने एक पूरा प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशन। तो वो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इंसान के लिए। अब इस ऑटरेटिव डिज़ाइन का एक ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है, डिज़ाइन इनर्शिया। डिज़ाइन इनर्शिया मीन्स कि अगर आपने शुरू में या रिक्वायरमेंट्स के दौरान कुछ बैड डिसीजन ले लिया, कुछ तरह की रिक्वायरमेंट आपने ले ली जो कि वो एक बैड डिसीजन था, तो फिर वो एक प्रॉपरली थ्रू आउट द एप्लीकेशन या थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी चलती रहेगी। तो एंड में जब आपकी एक प्रोडक्ट बन जाएगी तो उस प्रोडक्ट के बनने के बाद आपके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें थी, ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह काम करती है। तो ये था आपका बेसिकली टेक्निक्स फॉर प्रोटोटाइपिंग। तो ये आपका चैप्टर जो है बेसिकली कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्रिएटिव डिज़ाइन का। उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम डिज़ाइन रूल्स या कुछ जिसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन मेथड्स हम पढ़ेंगे कि एक प्रोडक्ट को आपने इवैल्यूएट किन किन रूल्स या किन किन फीचर की बेसिस के ऊपर करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे लाइव सेशन के अंदर।